मैं शहर के बीचों बीच बने अपने आलीशान घर की ऊंची खिड़कियों से नीचे बहती रोशनी और शोर को देखती रहती थी। पर भीतर एक अजीब सन्नाटा था। मेरा नाम अनाया था। लोग मुझे अमीर मालकिन कहते थे, पर सच ये था कि मेरी दुनिया सिर्फ पैसों से भरी थी, रिश्तों से नहीं। मेरे पति आरव सफल उद्योगपति थे। दिन रात मीटिंग्स, सौदे, यात्राएं। उनका जीवन एक चलती गाड़ी जैसा था, जिसमें बैठने वालों को जगह मिलती थी, उतरने वालों को नहीं। शादी के शुरुआती दिनों में उन्होंने वादे किए थे कि समय देंगे, साथ बैठकर चाय पिएंगे, छोटी छोटी खुशियां बांटेंगे। पर समय के साथ वादे कागज की तरह हल्के होते गए। मैं ईमानदार और जुझारू स्वभाव की थी। मैंने अपने रिश्ते को बचाने की हर कोशिश की, कैलेंडर बनाकर उनके कार्यक्रम के बीच अपनी जगह ढूंढी। पर हर बार मेरी उम्मीद किसी ईमेल, किसी मीटिंग या किसी निवेश की भाषा में दब जाती। घर में नौकर थे, सुविधाएं थीं, पर किसी के पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं थे। एक दिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। बारिश में कार रुकी तो मैंने सड़क के दूसरी ओर एक 30 साल के युवक को देखा, जो भीख नहीं मांग रहा था, बस छतरी ताने खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों में वो लाचारी नहीं थी जो अक्सर सड़क पर दिखती है। उसमें जैसे प्रश्न थे और किसी और ही दुनिया की थकान। मैंने ड्राइवर से कहा, उसे एक कप चाय दिलवा दो। वो घर नहीं लाया गया, बस दरवाजे के पास बैठकर चाय पीता रहा। जाते जाते उसमें धन्यवाद कहा। आवाज में कोई भय नहीं, कोई लोभ नहीं। मुझे लगा, पता नहीं क्यों, कि ये शहर हर किसी को एक सा नहीं कुचलता। कुछ लोग बिना आवाज के भी खड़े रहते हैं। कई दिनों बाद वो फिर दिखा, इस बार एक हल्की मुस्कान के साथ। मैंने उससे बात की। उसका नाम कबीर था, पढ़ा लिखा था। हालात ने सड़क पर ला दिया था। मैंने किसी गुस्से या विद्रोह में नहीं, बल्कि अपनी जुझारू प्रकृति के कारण उसे अस्थायी काम देने का फैसला किया, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगा, पर उससे भी ज्यादा वो अपने आत्मसम्मान के साथ काम करता था। मैंने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया कि यहाँ कोई अनुचित रिश्ता नहीं होगा। वो कर्मचारी है, मैं उसकी मददगार। शायद यही शक्ति मुझे और भीतर से मजबूत करती थी। कबीर मेरी दुनिया में एक आईना बन गया, जो बिना बोले दिखा देता था कि मेरे चेहरे की मुस्कान भीतर की थकान छुपा रही है। आरव की अनुपस्थिति और कबीर की मौजूदगी ने दो अलग अलग सच्चाइयां सामने रखीं, एक का व्यस्त होना और दूसरे का उपलब्ध रहना। पर मैं इस अंतर को गलती की तरह नहीं, दर्द की तरह समझती थी। मुझे अपने पति से शिकायत थी, पर मैंने उनसे नाता तोड़ने का नहीं सोचा। मैं रोज उन्हें संदेश भेजती, कई बार बिना जवाब के लौट आते। कभी कभी वे आते, सूटकेस खोलते, कुछ घंटे सोते, फिर निकल जाते। मैं उनके सामने रोती नहीं थी, क्योंकि जुझारू होना मैंने अपनी पहचान बना लिया था। इसी बीच मेरी तबीयत धीरे धीरे बदलने लगी। शुरुआत में थकान, फिर हल्की खांसी, फिर बुखार। डॉक्टर ने कहा, आराम करो, टेस्ट होंगे। आरव उस हफ्ते विदेश में थे। कबीर मुझे अस्पताल ले गया। कतार में बैठा, रिपोर्टें संभाली, और पहली बार मुझे लगा कि शहर में कोई है जो मेरी सांसों की गिनती कर रहा है। रिपोर्ट आई, मुझे फेफड़ों में गंभीर बीमारी थी, जो समय पर न संभाली गई तो जानलेवा हो सकती थी। उस रात मैं अस्पताल के बेड पर लेटी, छत को देखती रही, और मेरे भीतर पहली बार डर ने जगह बनाई। मैंने आरव को कॉल किया, उनका फोन किसी मीटिंग में था। मैंने मैसेज किया, जवाब नहीं आया। कबीर ने बिना जरूरत से ज्यादा शब्दों के मेरा हाथ दबाया और बोला, आप ठीक होंगी, मैं हूँ। उस वाक्य में न वादा था, न छल, बस मौजूदगी थी। बीमारी ने मेरे सब मुखौटे उतार दिए। मैं मजबूत दिखती थी, पर भीतर बिखर रही थी। कबीर की आंखों में मैंने करुणा नहीं, सम्मान देखा। उसने कभी अपनी सीमा नहीं लांघी, पर मुझे संभाल कर रखा। दवाइयों का समय, डॉक्टर से बात, घर की व्यवस्था, सब कुछ। इस बीच समाज की बातें भी उठने लगीं। अमीर घर में गरीब कर्मचारी, अस्पताल के चक्कर, तरह तरह की अटकलें। मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मेरे लिए अब सबसे जरूरी मेरा जीवन था। आखिरकार आरव लौटे। उन्हें मेरी बीमारी का पता किसी मीडिया रिपोर्ट से चला। वे अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और अपराध बोध भी। उन्होंने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा, पर उस स्पर्श में देर हो चुकी थी। मैंने रोकर कहा, तुम्हें समय देना चाहिए था, दवाइयों से ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। वे चुप रहे। कबीर पीछे खड़ा था, आंखें झुकी हुईं। आरव की निगाहें उस पर पड़ी और फिर मुझ पर। कमरे में एक अजीब सा तनाव था, जो किसी गलत काम का नहीं, किसी गलत समय का था। आरव ने बाद में मुझसे पूछा, क्या तुमने मुझे धोखा दिया?
मैंने सीधी आंखों में देखकर कहा, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं, खुद को बचाया है। शायद यही वाक्य उनके भीतर उतर गया। उन्होंने कबीर को बाहर बुलाया, उससे बात की। कबीर ने कहा, साहब, मैंने मैडम का इलाज किया है, दिल नहीं चुराया। उस एक पंक्ति में उसकी पूरी ईमानदारी थी। आरव पहली बार किसी गरीब के सामने झुके और बोले, धन्यवाद। ये शहर का सबसे अमीर आदमी था, जो एक सड़क से उठे युवक को धन्यवाद कह रहा था। मेरी बीमारी लंबी थी, इलाज महंगा, पर मैंने हार नहीं मानी। मेरी जुझारू प्रवृत्ति ने मुझे हर दिन उठाया, हर सांस को युद्ध बनाया। आरव ने इस बार सचमुच साथ देने की कोशिश की। कैलेंडर खाली किए, मीटिंग रद्द की, रातें अस्पताल में काटीं। पर मेरे मन में एक खटास थी, जो साथ बीमारी में मिलता है, वो स्वास्थ्य में क्यों नहीं मिला? मैं जानती थी ये सवाल रुलाएगा, पर पूछना जरूरी था। एक रात मैंने कहा, अगर मैं बची तो हमें नया जीवन चाहिए, वरना ये दौलत मेरे लिए बोझ है। वे देर तक चुप रहे। अगले दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने एक बड़े प्रोजेक्ट से हटने का ऐलान किया। लोग चौंके। उन्होंने कहा, मेरा असली प्रोजेक्ट घर है। ये सुनकर मेरा दिल रो पड़ा, पर जैसा अक्सर होता है, जिंदगी किसी घोषणा से नहीं, किसी परीक्षा से बदलती है। इलाज के दौरान मेरी हालत बिगड़ी, एक जटिलता आ गई और डॉक्टरों ने कहा, आगे का रास्ता मुश्किल है। उस रात आरव मेरे पास बैठे थे, पर मैंने उनके हाथ हटाए और कहा, अगर मैं नहीं बची तो उस लड़के की जिंदगी मत तोड़ना, उसने बिना शोर के मेरी इज्जत बचाई है। आरव रो पड़े, मगर किस्मत ने मुझे एक मौका और दिया। महीनों बाद इलाज रंग लाया, मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी। रिकवरी के दौरान मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। मैंने आरव से कहा कि मैं कुछ समय अकेले रहना चाहती हूँ, ना कि किसी और के साथ, बल्कि खुद के साथ। उन्होंने पहली बार मेरी बात मानी। मैं अपने पुराने घर से निकलकर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा अपार्टमेंट लेने चली गई। लोग बोले, मालकिन अब बेघर होगी। मैं मुस्कुराई, मैं बेघर नहीं, अपने घर की तलाश में थी। आरव ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैंने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मेरी दूरी को सजा मत समझना, इसे मौका समझना। कबीर उस पुराने घर में काम करता रहा, पर अब उसे नियमित शिक्षा में दाखिला मिला, क्योंकि मैंने चाहा कि वो सिर्फ मेरी कहानी ना रहे, अपनी कहानी लिखे। कुछ महीनों बाद आरव बीमार पड़े। थकान, तनाव, दिल की परेशानी। शहर जिसने उन्हें सिर पर बिठाया था, उसी शहर ने उन्हें बिस्तर पर लापटका। तब मैं उनके पास गई। इस बार मैं सहारा नहीं थी, पर इंसान थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें बिना सुने खो दिया। मैंने कहा, तुमने मुझे बिना देखे थामना चाहा। ये सुनकर वे चुप हो गए। समय बीतता गया। मैंने अपने अपार्टमेंट में एक छोटा सा सहायता केंद्र खोल दिया, बीमारों के लिए, सड़क से आए लोगों के लिए, पर शर्त वही, सम्मान पहले, मदद बाद में। लोग आने लगे। कबीर पढ़ाई में आगे बढ़ा। उसके भीतर का आत्मविश्वास शहर की दीवारों से टकराने लगा। एक दिन आरव मेरे केंद्र पर आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वापस चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए था, तुम्हारी कंपनी नहीं। वे समझ चुके थे, पर देर से। मैंने उन्हें माफ कर दिया, पर लौटना स्वीकार नहीं किया। ये मेरी सजा थी और उनकी भी। मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, उसे बदल दिया। हम दोस्त हुए, साथी नहीं। समाज ने कहा, देखो, अमीर मालकिन बिखर गई। मैं हंसी, बिखरी नहीं, बनी हूं। अंत में आरव ने अपने कारोबार का बड़ा हिस्सा सामाजिक कामों में लगा दिया, और पहली बार उन्होंने उन लोगों की आंखों में देखा जिन्हें वे पहले सिर्फ आंकड़ों में देखते थे। कबीर ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक दिन केंद्र का निदेशक बना। उसने मुझसे पूछा, आप खुश हैं? मैंने कहा, आज हाँ। ये हाँ किसी और के होने से नहीं, अपने होने से आई थी। बीमारी ने मुझे तोड़ा, पर फिर बनाया। पति की बेरुखी ने मुझे गिराया, पर खुद की जुझारूपन ने उठाया। सजा मुझे मिली, अकेलापन, आलोचना, दूरी। पश्चाताप उन्हें मिला, समय की कीमत, रिश्ते की देर।
शहर ने हमें सिखाया कि इमारतें ऊंची हों तो छायाएं भी लंबी होती हैं, मगर जब दिल सही जगह खड़ा हो तो छाया भी सहारा बनती है। और इस तरह मेरी कहानी प्रेम पर नहीं, किसी जागरण पर खत्म हुई, जहां मैं जान गई कि गलत फैसलों की कीमत होती है और सही बनने की हिम्मत भी। और वही हिम्मत इंसान को फिर से खड़ा करती है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर से मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।